हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं सोनू सर। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री, जैव अणु। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री से दो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है। एक, डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है, और दूसरा क्वेश्चन जो इसमें इंपॉर्टेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। एक और कभी कभी न्यूक्लिक एसिड पूछ देता है, तो आपको इस तीनों में से ध्यान रखना है। बस इस चैप्टर से यही इंपॉर्टेंट है, बाद बाकी हम लोग पूरा चैप्टर को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा। बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर का नाम है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लास्ट लास्ट का जो है, यह जो चैप्टर है, यह आपका पांचवा चैप्टर है। पांचवा चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स का हिंदी हुआ जैव अणु। जैव अणु किसको कहते हैं? तो कहता है जैव अणु के रासायनिक अध्ययन को जैव रसायन कहा जाता है। बायोमॉलिक्यूल्स हमारे शरीर के अंदर जो क्रियाकलाप होती है, उसी के बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं। किसमें? बायोमॉलिक्यूल्स में, जैव अणु में। ठीक है, देखिए यहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी सजीव हैं जैसे पौधे और जंतु, ऑर्गेन्स है उसके, टिश्यू, सेल्स, ऑर्गेनेल्स, बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब देखिए ये क्या है मुख्य रूप से, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड हैं, न्यूक्लिक एसिड हैं, न्यूक्लिक अम्ल हैं। अब कहता है कार्बोहाइड्रेट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वीवीआई है, इसको ध्यान में रखना है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कहता है कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों से बने यौगिक। इसका सामान्य सूत्र CxH2OY होता है, जहां X और Y जो है कोफिशिएंट है, गुणांक है। कहता इन कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जल के समान 2:1 होने के कारण इन्हें कार्बन का हाइड्रोजन माना गया, हाइड्रेट माना गया, और इन यौगिक का नाम क्या रखा गया? कार्बोहाइड्रेट रखा गया। इन्हें सेकेराइड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेराइड्स भी कहते हैं। ग्रीक सेकेरॉन्स का मतलब होता है शुगर, यह चीनी के जैसा होता है, इसीलिए इसको सेकेराइड्स भी कहते हैं। ठीक है, अब कहता इसका मॉडर्न डिफिनेशन क्या है? कहता वे पदार्थ जो जल अपघटित करने पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन देता है, कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। याद रखिएगा कि वे पदार्थ जो जल अपघटित होने पर जिसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो वह पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और क्या देता है? कीटोन देता है। उसी को हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है, अब इसका हम लोग नोमेनक्लेचर देखें, ध्यान दीजिएगा। इसका हम लोग नोमेनक्लेचर देख रहे हैं। नोमेनक्लेचर में क्या देखेंगे सर? कहता है सरल कार्बोहाइड्रेट के नाम के अंत में ओज लगाते हैं। जैसे एल्डिहाइडिक संरचना के कार्बोहाइड्रेट एल्डोज कहलाते हैं, कीटोनिक संरचना के कीटोज कहलाते हैं। ग्लूकोज, एल्डो, हेक्सो और फ्रुक्टो कीटोज हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। ठीक है, ये पूछता है सर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पहला है मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड, मोनो का मतलब होता है एक, और सेकेराइड्स मतलब जो भी हम लोग पढ़े थे शुगर के व्युत्पन्न, कि वैसे कार्बोहाइड्रेट जिनको पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन और अधिक सरल यौगिक में जल अपघटित नहीं किया जा सकता, मोनोसेक्राइड्स कहलाता है। इसमें अणु का संख्या लगभग 20 होता है, 20 मोनोसेक्राइड्स होते हैं। अभी तक लगभग 20 मोनोसेक्राइड्स प्राप्त होते हैं। सेकेंड है आपका ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स क्या कहते हैं? कि वो कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन करने पर मोनोसेक्राइड अणुओं की कुछ किंतु निश्चित संरचना 2 से 10 प्रदान करता है, ओलिगोसेक्राइड्स कहलाता है। जैसे सुक्रोज, ठीक है, डाइसेक्राइड जल अपघटित होकर ग्लूकोज और क्या देता है?
फ्रुक्टोज के दो मोनोसेक्राइड्स को देता है। यह सुक्रोज हो गया, यह ग्लूकोज हो गया, और यह क्या हो गया, फ्रुक्टोज हो गया। आइए अब हम बात करें पॉलीसेक्राइड की। पॉली मतलब हो गया जिसमें एक से अधिक सेक्राइड होते हैं। उच्च आणविक द्रव्यमान के वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित होने पर मोनोसेक्राइड के अनेक अणु देते हैं। देखिए यह अनेक अणु NC6H12O6 बहुत सारा अणु देता है, वही आपका क्या कहलाता है, पॉलीसेक्राइड्स कहलाता है। मोनोसेक्राइड्स तथा ओलिगोसेक्राइड क्रियाशील ठोस पदार्थ होता है जो जल में विलय तथा स्वाद में मीठा होता है और सामूहिक रूप से सुगर मतलब शर्करा कहलाता है। पॉलीसेक्राइड्स और क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है जो जल में क्या होता है, अविलय होता है और स्वादहीन होता है, जिसे नॉन शुगर कहते हैं और शर्करा कहते हैं। अब आइए हम बात करते हुए सभी कार्बोहाइड्रेट जिसमें मुक्त एल्डिहाइड अथवा कीटोनिक समूह उपस्थित होते हैं फेलिंग विलयन और टॉलेंस अभिकर्मक को अवकृत करते हैं, रिड्यूसिंग शुगर कहलाते हैं। जैसे सभी मोनोसेक्राइड्स एल्डोज अथवा कीटोज। डाइसेक्राइड में मोनोसेक्राइड का एल्डिहाइड अथवा कीटोनिक समूह आबंधित होने पर ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाते हैं, जैसे सुक्रोज। ऐसे सेक्राइड जिनमें क्रियात्मक समूह युक्त होता है वह रिड्यूसिंग शुगर कहलाता है, जैसे माल्टोज और क्या है आपका लैक्टोज है। ठीक है, तो ये अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे मोनोसेक्राइड्स। कहता है सभी कार्बोहाइड्रेट या तो मोनोसेक्राइड होते हैं या जल अपघटित होकर मोनोसेक्राइड्स में परिवर्तित हो जाते हैं। इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ये पूछता नहीं है, मुख्य रूप से ये बायोलॉजी का चीज है। ठीक है, हम लोग यहाँ लेकिन देखते हैं यह ग्लूकोज क्या होता है, फ्रुक्टोज क्या होता है। ग्लूकोज को डेक्सट्रोज कहता है या ग्रेप शुगर कहा जाता है, ये ज्यादातर अंगूर से प्राप्त होता है। कहता है ग्लूकोज पके हुए फलों, अंगूर, मीठे फलों, शहद में पाया जाता है और अंगूर में पाए जाने के कारण इसका नाम क्या रखा, ग्रेप शुगर भी कहते हैं। यह रक्त का एक सामान्य अवयव है और डायबिटिक रोगियों के मूत्र में पाया जाता है। जो डायबिटीज का पेशेंट होता है उसके बॉडी में क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती है, पाया जाता है। औद्योगिक स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण स्टार्च को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ उच्च ताप पर गर्म कर किया जाता है, यही आपका ग्लूकोज है। फिर कहता है सुक्रोज को तनु HCl अथवा H2SO4 के साथ अल्कोहलिक विलयन में गर्म करने पर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों प्राप्त होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं ग्लूकोज के बारे में, तो ग्लूकोज के बारे में देखते हैं। अब हम लोग देखें ग्लूकोज के भौतिक गुण। भौतिक गुण क्या होता है ग्लूकोज का, ये हम लोग देखें। ग्लूकोज के भौतिक गुण, यह एक सफेद क्रिस्टल या ठोस होता है जिसका गलनांक 419 केल्विन और इसका स्वाद चीनी से कम मीठा होता है और यह जल में क्या होता है, विलय होता है। प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त ग्लूकोज को डी या प्लस कहते हैं, प्लस ग्लूकोज कहते हैं, या इसी को डेक्सट्रोज कहते हैं। ग्लूकोज अणु में 4 एसिमेट्रिकल कार्बन होता है अतः ऑप्टिकल एक्टिविटी दर्शाते हैं। एसिमेट्रिकल कार्बन क्या है समझिए यहाँ से, जिस कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़ा होता है XYZ W, ये चारों का चारों ग्रुप क्या हो, अलग अलग जुड़े हुए हों, या चारों ग्रुप अगर अलग अलग जुड़ा हुआ है तब इसी को एसिमेट्रिकल कार्बन कहते हैं। और जो एसिमेट्रिकल कार्बन होगा यह ऑप्टिकली एक्टिविटी दर्शाएगा। और याद रखिएगा कि ग्लूकोज में 4 जो होते हैं
एकारिलिटी 4 होता है, अकारलता 4 होता है, और यह क्या करता है, ऑप्टिकल एक्टिव होता है। यह डी ग्लूकोज होता है या एल ग्लूकोज होता है, ध्यान दीजिएगा। ग्लूकोज के रासायनिक गुण, ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणु हैं, जिसमें 5 हाइड्रोक्सिल OH तथा एक एल्डिहाइड ग्रुप है, मतलब 5 गो OH जुड़ा होगा और एक गो क्या होगा, इसमें याद रखिएगा, एक जो है आपका एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा होगा। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ध्यान दीजिएगा, कहता है ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज है, जिसका आणविक द्रव्यमान C6H12O6 होता है। HI के साथ लंबे समय पर गर्म करने पर एक नेक्सन देता है, जो दर्शाता है कि 6 कार्बन परमाणु का एक स्टेट चेन इसमें जुड़ा होता है। ये संरचना है। कहता है ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया करने पर एक ऑक्जिन देता है तथा हाइड्रोजन साइनाइड के एक अणु से संयोग कर साइनोहाइड्रिन देता है। ये अभिक्रिया ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप की उपस्थिति की क्या करता है, पुष्टि करता है। कार्बोनिल ग्रुप क्या कहलाता है सर, यही एल्डिहाइड या कीटोन जो प्रेजेंट होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, यह ग्लूकोनिक एसिड है। कहता है ग्लूकोज ब्रोमीन जल से अभिक्रिया कर 6 कार्बन परमाणु युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल ग्लूकोनिक अम्ल देता है, जो सिद्ध करता है कि ग्लूकोज का कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप के रूप में उपस्थित होता है। अब कहता है ग्लूकोज के एसिटिक एनहाइड्राइड द्वारा एसिटिलीन से ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनाता है, जो ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप की उपस्थिति की क्या करता है, पुष्टि करता है। ठीक है, फिर कहता है ग्लूकोज तथा ग्लूकोनिक अम्ल दोनों ही नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण से एक डायकार्बोक्सिलिक एसिड सेकेरिक एसिड बनाते हैं, या ग्लूकोज में प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप की उपस्थिति को दर्शाते हैं। हर एक में एक चीज को हम लोग देखते जाते हैं जो बतलाता है कि ग्लूकोज में क्या क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर देखिए ये सेक्रिक एसिड है, वह ग्लूकोनिक एसिड है। अब क्या था, अनेक गुणों के अध्ययन के बाद, ठीक है, फिशर साइंटिस्ट था, ने अलग अलग OH ग्रुप की सही दिक् स्थान व्यवस्था को दर्शाया और सही विन्यास संरचना फर्स्ट द्वारा, देखिए यहाँ ये संरचना फर्स्ट है, जिसके द्वारा क्या किया, दर्शाया। ग्लूकोनिक अम्ल की संरचना को सेकेंड के द्वारा दर्शाया, और सेक्रिक एसिड की संरचना को थर्ड के द्वारा क्या किया, दर्शाया। ग्लूकोज का सही रूप में D+ ग्लूकोज नाम दिया जाता है। आप लोग पीते होंगे गर्मी का दिन में ग्लूकोन डी पीते हैं। ठीक है, ग्लूकोज के नाम के पहले लिखा D इसके विन्यास को सूचित करता है, जबकि प्लस यह डेक्स्ट्रोरोटेटरी या लेबोरोटेटरी को क्या करता है, बतलाता है कि यह दायां घूर्णक है या बामा घूर्णक है। ठीक है, अब आइए ग्लूकोज की चक्रीय संरचना। ग्लूकोज की चक्रीय संरचना, सबसे ज्यादा चर्चा इसी संरचना का होता है। कहता है पायरेन में समानता होने के कारण ग्लूकोज की 6 सदस्यीय रिंग वाली संरचना को पायरेनोज संरचना D या अल्फा या बीटा कहते हैं। ठीक है, पायरेन एक ऑक्सीजन तथा 5 कार्बन युक्त चक्रीय संरचना है, जो ग्लूकोज की चक्रीय संरचना की अधिक सही रूप में हार्वर्ड संरचना दर्शित किया जाता है। सबसे बेहतर स्ट्रक्चर यही माना जाता है अल्फा D+ ग्लूकोज का। ठीक है, और ये है आपका बीटा D+ ग्लूकोपायरेनोज। ठीक है, यह पायरेन है। ठीक है, इसी जैसा ये यहाँ सबसे बेहतर संरचना बनाया गया, और इसी संरचना को हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं।
अब देखिए सर, ये घूर्णक उर्णक है, ये क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ परिवर्तित घूर्णन या घूर्णन कहता अल्फा डी प्लस ग्लूकोज अथवा बीटा डी प्लस ग्लूकोज के जलीय विलयन में विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन के मान एक स्थिर मान मतलब साम्य अवस्था में प्राप्त होते हैं और परिवर्तित घूर्णन कहलाते हैं। ठीक है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, ये बीटा डी प्लस ग्लूकोज, ये और है कि अणुओं का जलीय विलयन में साम्य अवस्था प्राप्त होने पर एक दूसरे में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। मतलब अल्फा से फिर क्या हो जाएगा, सीधे समझिए प्लस ग्लूकोज से क्या है, बीटा डी ग्लूकोज में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज का उपयोग क्या होता है सर, कहता परिरक्षित मिठाइयों में मधुरक के रूप में, मिठाई के रूप में, स्वीटनेस के रूप में यूज होता है। बच्चों एवं कमजोर रोगी मनुष्य के लिए आहार के रूप में ग्लूकोज दिया जाता है। फलों के परिरक्षण में, जैम जेली मुरब्बा बनाने में, औषधि एवं रोगी को ऊर्जा देने के लिए ग्लूकोज विलयन में, सिल्वर दर्पण बनाने में अपचायक के रूप में होता है। जो आदमी को कमजोरी हो जाए और एकाएक उसके शरीर में एनर्जी की आवश्यकता होती है तो उसको ग्लूकोज दिया जाता है। जो लोग पानी चढ़ाता है, सलाइन चढ़ाता है, उसमें भी क्या कहता है, ग्लूकोज उसको दिया जाता है। ठीक है, अब कहता है कैसे ग्लूकोज से रजत दर्पण बनाने की विधि कैसे बनाया जाता है, ये भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा लेकिन पूछता नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कहता है एक कांच की प्लेट को किसी समतल समतल सतह पर रखकर साफ करके जल से धोकर गर्म स्थान पर रखा जाता है। अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट के विलयन जो 6 से 7% और ग्लूकोज विलयन की उचित मात्रा को मिलाकर और मिश्रण को सावधानी से प्लेट पर डालते हैं। विलयन द्वारा प्लेट के समान रूप से ढक जाने पर विलयन को बाहर निकालकर प्लेट को धोकर सुखा लेते हैं। प्लेट पर डाला सिल्वर फिल्म बहुत पतली होती है और खरोंच से बचाने के लिए कॉपर का विद्युत लेपन किया जाता है। ठीक है, और ग्लूकोज का परीक्षण कैसे किया जाता है सर, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा ग्लूकोज का कैसे परीक्षण किया जाता है। देखिए ग्लूकोज का परीक्षण जो किया जाता है, ग्लूकोज के जलीय विलयन में फैलिंग विलयन डालकर तेज गर्म करने पर क्यूपरस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनता है। ग्लूकोज के जलीय विलयन में अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन डालकर गर्म करने पर सिल्वर का काला अवक्षेप या सिल्वर दर्पण बनता है। ग्लूकोज के जलीय विलयन में, ठीक है, बेंडिक्ट सॉल्यूशन डालकर गर्म करने पर क्यूपरस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रुक्टोज के बारे में। फ्रुक्टोज क्या होता है सर, ग्लूकोज एनर्जी देता है और फ्रुक्टोज मीठापन देता है। देखिए यहाँ फ्रुक्टोज एवं कीटोहेक्सोज या ग्लूकोज के साथ मीठे फलों में, शहद में पाया जाता है। फलों में पाए जाने के बाद इसे कारण इसको फ्रूट शुगर कहा जाता है। यह वाम घूर्णक होता है, इसे लेवोलोज कहते हैं। और कहता प्रयोगशाला में फ्रुक्टोज सुक्रोज के खनिज अम्ल द्वारा जल अपघटन करने पर बनाया जा सकता है। यह आपका क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया, और यह आपका क्या हो गया, फ्रुक्टोज हो गया। औद्योगिक स्तर पर फ्रुक्टोज को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा इंसुलिन का जल अपघटन कर क्या किया जाता है, बनाया जाता है। अब इसका भौतिक गुण देखिए, भौतिक गुण क्या है सर, इसका भौतिक गुण देखिए। भौतिक गुण कहता फ्रुक्टोज सफेद क्रिस्टलीय ठोस शुगर में सबसे मीठा, जल में विलय, अल्कोहल ईथर में अविलय होता है। केमिकल प्रॉपर्टी कहता फ्रुक्टोज एक पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है जिसके अणु में
6 कार्बन परमाणु होते हैं, जिसमें 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप और 1 कीटोन। उसमें क्या था, ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड और इसमें यहाँ क्या है, एक कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब कहता है स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज का अनुसूत्र C6H12O6 होता है। इसमें कार्बन संख्या 2 पर एक कीटोनिक समूह तथा 6 कार्बन परमाणु की एक रिजु श्रृंखला होती है। इसे डी या माइनस फ्रुक्टोज लिखा जा सकता है। यह 2 चक्रीय संरचना में उपस्थित रहता है, जो C5 पर उपस्थित OH तथा C डबल बॉन्ड के योग से प्राप्त होता है। यहाँ देखिए, यहाँ CH2OH OH OH, यहाँ देखिए C डबल बॉन्ड O है ना, यहाँ 1 2 3 4 5वें पोजीशन पे। ठीक है। कहता है फ्यूरोन से समानता के कारण इसे फ्यूरिनोज कहा जाता है। फ्यूरिनस 5 सदस्यीय रिंग संरचना है, जिसमें 1 ऑक्सीजन परमाणु तथा 4 कार्बन परमाणु होते हैं। ठीक है। अब यहां ध्यान से देखिएगा, हम लोग संरचना की कुछ बात कर रहे हैं। यह अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरिनोज की संरचना है और यह बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरिनोज की संरचना है। ठीक है। अब हम लोग यहां देखें हार्वर्थ संरचना, जो अभी मान्य संरचना होता है, वो ये संरचना है आपका। ये अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरिनोज बीटा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरिनोज, ये जो है अभी का मान्य संरचना होता है किसका, कीटोन का। किसका, कीटोनिक फ्रुक्टोज का। एल्डिहाइडिक क्या, एल्डिहाइडिक ग्लूकोज और कीटोनिक फ्रुक्टोज। दिमाग में रखना कि एल्डिहाइड से ग्लूकोज बनेगा और जब कीटोन रहेगा तो उससे क्या बनेगा, फ्रुक्टोज बनेगा। अब आइए टेस्ट ऑफ फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज का टेस्ट कैसे किया जाता है, ध्यान दीजिए। कहता है फ्रुक्टोज को रिसोर्सिनॉल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब गर्म किया जाता है तो यह लाल रंग में बदल जाता है। फ्रुक्टोज को अल्कोहलिक नेप्थेलिन और सौंध हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर बैंगनी रंग में बदल जाता है। फ्रुक्टोज फैलिंग विलयन एवं बेंडिक्ट विलयन के लाल क्यूपरस ऑक्साइड में अवक्षेपित होता है और अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन क्या करता है, प्रदान करता है, जिसको टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं, और यह सिल्वर दर्पण को अपचयित करता है। फिर है आपका डाइसेकेराइड्स। ठीक है। डाई मतलब होता है 2, सेकेराइड्स मतलब सेक्रीन। ठीक है। कहता है डाइसेकेराइड तनु अम्ल अथवा एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन द्वारा समान या असमान मोनोसेकेराइड्स के 2 अणु देते हैं और दोनों मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स जल के एक अणु को निकालकर ऑक्साइडी बॉन्ड द्वारा जुड़ी रहती। मोनोसेकेराइड्स यूनिट जल के एक अणु को निकालकर ऑक्साइड बंध द्वारा जुड़ी रहती है। इस प्रकार के बंध को क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइडी बॉन्ड कहते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि यह ग्लाइकोसाइडी बॉन्ड किसे कहते हैं, तो क्या कीजिएगा, लिखिएगा कि मोनोसेकेराइड्स यूनिट जल के एक अणु को निकालकर ऑक्साइड बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहता है। इस प्रकार के बॉन्ड को क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइडी बॉन्ड कहते हैं। आगे बार बार ग्लाइकोसाइडी बॉन्ड का यूज आएगा, ये दिमाग में आपको रखना है। देखिए सुक्रोज क्या है, सुक्रोज क्या है, कहता है कि यह एक डाइसेकेराइड है जो जल अपघटन द्वारा समान मात्रा में डी ग्लूकोज तथा डी माइनस फ्रुक्टोज देता है। सीधे समझिए, जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज देता है वही सुक्रोज कहलाता
है। ये दोनों मोनोसेक्राइड्स यूनिट में अल्फा ग्लूकोज के C1 बीटा ग्लूकोज के C2 के बीच जो है ग्लाइकोसाइडी बॉन्ड द्वारा क्या होता है, जुड़ा रहता है। यह अल्फा डी ग्लूकोज या बीटा डी फ्रुक्टोज। जल अपघटन पर सुक्रोज का घूर्णन जिस डेक्स्ट्रो प्लस और लेवो माइनस में हो जाता है तथा उत्पादन को इन्वर्ट शुगर कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अगला माल्टोज। माल्टोज देखेंगे, ध्यान दीजिए कि माल्टोज कहता है माल्टोज अल्फा डी ग्लूकोज की 2 इकाइयों से निर्मित होता है, जिसमें एक ग्लूकोज इकाई का C1 दूसरी ग्लूकोज इकाई के C4 के साथ क्या होता है, जुड़ा होता है। यही आपका क्या है, माल्टोज है। लैक्टोज क्या है, लैक्टिक एसिड हम लोग जानते हैं दूध में यह पाया जाता है, तो कहता है दुग्ध में उपस्थित होने के कारण सामान्यतः इसको दुग्ध शर्करा भी कहते हैं। ठीक है, यह बीटा डी ग्लूकोज तथा बीटा डी ग्लूकोज से निर्मित होता है और ग्लैक्टोज के C1 तथा ग्लूकोज के C4 के बीच बॉन्ड होता है। ध्यान से देखिए इसका डायग्राम यहाँ है। क्या बोले, यहां ध्यान से देखिए, बीटा डी ग्लूकोज है और बीटा डी ग्लूकोज से निर्मित होता है। कहता है ग्लैक्टोज के C1 देखिए यहाँ एक 1 पर तथा ग्लूकोज के C4, यहाँ देखिए कि यहाँ से अगर हम लोग शुरू करें तो यह 1 पर और यह किस पर जुड़ा रहता है, 4 पर क्या रहता है, जुड़ा रहता है। ठीक है, अब हम लोग बात करें पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स क्या, पॉली मतलब क्या होता है, बहुत सारा। ठीक है, कहता है यह प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। यह मुख्यतः भोजन संग्रहण तथा संरचना निर्माण का कार्य करता है। ठीक है, अब यहां हम लोग देखें स्टार्च क्या है। स्टार्च क्या है ये देखिए, यह मनुष्यों के लिए आहार का मुख्य स्रोत है। यह स्टार्च सर याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है। यह मनुष्यों के लिए आहार का मुख्य स्रोत है। यह दाल, कंद, जड़, कंद क्या होता है, फल सब। जड़, जड़ मतलब जैसे कि मूली खाइए, गाजर खाइए, ये सब जो है सब्जी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह अल्फा ग्लूकोज का बहुलक है जो एमिलोज तथा एमिलोपेक्टिन से मिलकर बना होता है। एमिलोज जल में घुलनशील होता है, जबकि एमिलोपेक्टिन जो होता है जल में अघुलनशील होता है। एमिलोज स्टार्च का 15 से 20% भाग बनाता है, जबकि एमिलोपेक्टिन 80 से 85% भाग बनाता है। यह एमाइलोज का संरचना है सर, और यह एमाइलोपेक्टिन का, नीचे जो देख रहे हैं वह संरचना किसका है, एमाइलोपेक्टिन का। इसको थोड़ा हम और ऊपर करते हैं। अब आपको समझ में आया होगा। ये जो ऊपर वाला संरचना है, एक संरचना है आपका एमाइलोज का और सेकेंड जो संरचना है वह है एमाइलोपेक्टिन का। यहाँ देखिए यह 1 नंबर है और यह जो जुड़ा हुआ है, सॉरी 6 से जुड़ा हुआ है, यह इसके छठे कार्बन से क्या होता है, जुड़ा होता है। और यहाँ हर एक क्या होता है, चौथे से जुड़ा होता है। अब हम लोग देखें सेल्यूलोज। यह पौधे की कोशिका भित्ति का मुख्य सेल वाल में पाया जाता है। यह बीटा डी ग्लूकोज से बनी रिजु श्रृंखला युक्त पॉलीसेक्राइड है। यही है सेल्यूलोज का संरचना। ठीक है, यहाँ बीटा बॉन्ड बना हुआ है।
अब कहता है ग्लाइकोजेन। ग्लाइकोजेन इसे प्राणी स्टार्च कहा जाता है, मतलब मनुष्य का भोजन कहा जाता है। यह यकृत, मांसपेशियों, मस्तिष्क में उपस्थित होता है। जब शरीर को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, एंजाइम ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में क्या करता है, तोड़ देता है, और ग्लाइकोजेन ईस्ट तथा कवक में भी क्या होता है, मिलता है। सीधा समझिए, जब आदमी भूखल रहता है और उसको खाना नहीं मिलता है, तब शरीर ही क्या करता है, उसको एनर्जी देने के लिए, ऊर्जा देने के लिए अपने शरीर से ही इसका क्या कर देता है, संश्लेषण कर देता है। अब इंपॉर्टेंस क्या है, कार्बोहाइड्रेट का महत्व क्या है। कहता अनेक प्रमुख उद्योग जैसे वस्त्र, कागज, प्रलाक्ष, मद्य निर्माण, शराब बनाने में के लिए कच्चे माल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल में 2 एल्डो पेंटोज, डी राइबोज, 2 डीऑक्सी राइबोज, ठीक है, उपस्थित होते हैं। जैव तंत्र में कार्बोहाइड्रेट अनेक प्रोटीन तथा लिपिड के साथ क्या होते हैं, संयुक्त अवस्था में मिलते हैं। ये आपका वो समाप्त हो गया कार्बोहाइड्रेट। अब हम लोग बात किसकी करें, प्रोटीन की। ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन हम लोग जानते हैं सर दाल वाल खा रहे हैं कि प्रोटीन हो, ठीक है। तो अब कहता है कि प्रोटीन एमिनो अम्ल द्वारा बने हुए उच्च आणविक द्रव्यमान के वैसे जटिल जैव बहुलक हैं जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जिंदा कोशिका में यह पाया जाता है। सभी प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर उपस्थित होते हैं। कुछ प्रोटीन में फास्फोरस, आयोडीन धातु जैसे FeCu, Zn, Mg अल्प मात्रा में उपस्थित होते हैं। फिर कहता है सभी प्रोटीन का आंशिक जल अपघटन करने पर अलग अलग आणविक द्रव्यमान के पेप्टाइड देते हैं, जो पूर्ण अपघटित होने पर एमिनो अम्ल में क्या होते हैं, बदल जाते हैं। इंजाइम के रूप में जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। हार्मोन के रूप में उपापचयी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं तथा प्रतिरक्षियों के रूप में वो शरीर की विषैली पदार्थ से क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोटीन का। अब देखिए पहला इसमें पढ़ना क्या है, खास करके एमिनो एसिड के बारे में। ये क्वेश्चन एमिनो एसिड के बारे में पूछता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एमिनो एसिड, एमिनो अम्ल में एमीन NH2 तथा कार्बोक्सिलिक ग्रुप उपस्थित होते हैं। प्रोटीन के जल अपघटन से केवल अल्फा एमिनो अम्ल प्राप्त होता है, और यही है सर अल्फा एमिनो अम्ल, जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब इसका वर्गीकरण एमिनो अम्ल का, यह उदासीन होता है क्योंकि नंबर ऑफ COOH ग्रुप जो होता है नंबर ऑफ NH2 ग्रुप के बराबर होता है। नंबर ऑफ NH2 ग्रुप ज़्यादा हो जाएगा किससे, COOH से, तो यह क्षारीय हो जाएगा। और जब NH2 कम हो जाएगा, COOH ज़्यादा हो जाएगा, तो अम्लीय हो जाएगा। सीधा जानिए, NH2 क्षार है, COOH अम्ल है। तो जिसकी मात्रा ज़्यादा वो वैसा, अम्ल की मात्रा ज़्यादा तो अम्लीय, क्षार की मात्रा ज़्यादा तो क्षारीय। अब कहता है वो एमिनो अम्ल जिसका संश्लेषण शरीर में संभव होता है, संभव नहीं होता है। वे एमिनो अम्ल जिसका संश्लेषण शरीर में संभव होता है अनावश्यक एमिनो अम्ल कहलाता है, और वे एमिनो अम्ल जिसको भोजन के रूप में बाहर से लेना आवश्यक है उसको आवश्यक सीधा समझिए, जो शरीर में है उसको अनावश्यक, और जो बाहर से लिया जा रहा है उसको क्या कहते हैं, आवश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। अब कहता है एमिनो अम्ल के भौतिक गुण। एमिनो अम्ल क्रिस्टलीय, ठोस, जल में विलय तथा उच्च क्वथनांक युक्त होता है। यह अम्ल से भी अभिक्रिया कर सकता है और क्षार से भी अभिक्रिया कर सकता है, मतलब यह अम्ल क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है, ठीक है। अम्लीय विलयन में COO-
प्रोटॉन ग्रहण कर COOH कार्बोक्जिलिक में बदल जाता है। याद रखिएगा COOH का मतलब कार्बोक्जिलिक। क्षारीय विलयन में अमोनिया में एक प्रोटॉन खोकर एमिनो अम्ल NH2 में क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है, अब है नोमेनक्लेचर ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड का नोमेनक्लेचर। एमिनो एसिड का कॉमन नेम उसके विशिष्ट गुण अथवा उसके स्रोत को दर्शाता है। देखिए नेम ऑफ द एमिनो एसिड, ठीक है, 3 गो नाम वाला इसका सिंबल है और यह 1 लेटर का कोड है। ठीक है, नाम तो बहुत सारा है जो आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन हम कुछ यहाँ बता दिए हैं ताकि आप एनसीईआरटी बुक को भी देखिए तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जैसे ग्लाइसिन है तो इसका नाम GLY और उसको G से लिखते हैं। फिर उसी तरह है एलानिन, एला से लिखते हैं, ALA से A। उसे वेलिन VAL V से लिखते हैं। उसी तरह इसका नाम जो है जैसे थियोनाइन THR है, थ्रियोनिन। जैसे है ग्लिस्ट्रीन तो CSY है, सॉरी यहाँ GSY होना चाहिए, यहाँ हो गया GYS, सॉरी किस्टीन है, यहाँ C होगा। ठीक है, अल्फा एमिनो अम्ल के रासायनिक गुण, कहता एमिनो अम्ल में अम्लों तथा क्षारकों दोनों के साथ लवण बनाने का गुण होता है। अब आइए पेप्टाइड, ये पूछेगा सर पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, ये अभी आपको दिमाग में रखना है। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, समझिए पेप्टाइड क्या है, क्योंकि इसका आगे जरूरत पड़ेगा, दिमाग में रखिएगा। यहाँ देखिए CO और NH2 का जो लिंकेज होता है इसी को पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। कहता प्रोटीन जल अपघटित होकर विखंडित होता है जो पेप्टाइड कहलाता है। पेप्टाइड अंततः अल्फा एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। 2 अलग अलग समान एमिनो अम्ल के बीच अभिक्रिया में एक अणु का एमिनो समूह दूसरे अणु का कार्बोक्जिलिक समूह संयोग कर जल का एक अणु मुक्त करता है जिसे पेप्टाइड बॉन्ड, यही आपका पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। एग्जाम्पल में देख लीजिए यहाँ। फिर है सर आपका नेक्स्ट पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड क्या है, जब एमिनो अम्ल की संख्या 10 से अधिक होती है तब उसको पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। अब यहाँ और देखें, प्रोटीन के बारे में ही हम लोग पढ़ ही रहे हैं, इसमें जाने कि पॉलीपेप्टाइड जो 100 या अधिक एमिनो अम्ल का बना होता है और जिसका आणविक द्रव्यमान 10,000 से अधिक होता है वही क्या कहलाता है, प्रोटीन कहलाता है। प्रोटीन की संरचना, पहला है रेशेदार प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन। जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला समानांतर हो तथा हाइड्रोजन एवं डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ा हो ऐसे रेशे की संरचना बनाती है जिसे रेशेदार प्रोटीन कहते हैं। यह जल में अविलय होता है। और कहता है किरेटिन, किरेटिन जो है जनरली बाल में, ऊन में पाया जाता है। कल हम लोग चर्चा किए थे, बाल, ऊन, रेशम में उपस्थित होता है। यह मायोसिन मांसपेशी में उपस्थित होता है। अब आइए दूसरा है गोलिकाकार प्रोटीन। नाम से ही पता चलता है ऐसा प्रोटीन जिसकी संरचना क्या हो, गोल हो, गोलिकाकार प्रोटीन कहलाता है। जब पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला कुंडलित बनाकर गोल आकृति प्राप्त कर लेती है तो ऐसी संरचना को गोलिकाकार प्रोटीन कहते हैं। यह जल में विलय होता है। यह इन्यूलिन तथा एल्बुमिन की संरचना एग्जाम्पल है।
प्रोटीन की संरचना एवं आकृति का अध्ययन 4 अलग अलग स्टेप में किया जाता है। पहला स्टेप है प्रोटीन की प्राइमरी संरचना। कहता है किसी प्रोटीन के प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड में एमिनो अम्ल एक विशिष्ट क्रम में जुड़े होते हैं तो प्रोटीन की प्राइमरी संरचना कहलाती है। फिर है द्वितीयक संरचना। किसी प्रोटीन की द्वितीयक संरचना में पॉलीपेप्टाइड जो है आपका, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है। यह 2 प्रकार की संरचना में होती है, एक अल्फा हेलिक्स, दूसरा बीटा प्लीटेड सीट संरचना होती है। अल्फा हेलिक्स क्या है सर, ध्यान दीजिएगा। अल्फा हेलिक्स एक ऐसी संरचना है जिसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में सभी हाइड्रोजन आबंध बन सकते हैं। बीटा संरचना में सभी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला लगभग अधिकतम विस्तार तक खींची रहकर एक दूसरे के पार्श्व में स्थित होती है तथा आपस में अंतराण्विक हाइड्रोजन बंधन से जुड़ी होती है। यह संरचना वास्तव में प्लीट के समान होती है, इसी को बीटा प्लीट। कपड़ा जो बुना रहता है, जैसे अभी देखिए मेरे सेट में ये अलग अलग रंग का दिख रहा होगा, तो यही प्लेटिंग कहलाता है, व्यवस्था कहलाता है। अब इसको आप एक डायग्राम से समझ सकते हैं। ध्यान दीजिए, यह अल्फा हेलिक्स संरचना है प्रोटीन्स का, और यह बीटा प्लीट सीट संरचना होता है। देखिए यहाँ RCH है, RCH है, RCH है, ऊपर में देखिए NN है, सब एक जैसा। HCr 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 है, फिर RCH सेम, RCH RCH, फिर HCr 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 है। बस हमारा सेट को देख लीजिए, अलग अलग कर देख लीजिए, यही आपका संरचना है। इसमें क्या है सर, यहाँ ध्यान से थोड़ा समझें कि यह ऑक्सीजन जो है यह बॉन्ड से क्या होता है, जुड़ा होता है। यह कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा होता है, क्योंकि बताया कि यह हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ संरचना होता है। यहाँ भी देखिए हाइड्रोजन से जुड़ा होता है, यह नाइट्रोजन से जुड़ा है, फिर यह हाइड्रोजन से जुड़ा है। तो यही संरचना इसका क्या कहलाता है, हेलिक्स स्ट्रक्चर कहलाता है। ये देखिए प्रोटीन की तृतीयक संरचना। प्रोटीन की तृतीयक संरचना, ये प्रोटीन की तृतीयक संरचना है। ये प्रोटीन की तृतीयक संरचना पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला और अधिक वलय, मतलब लिपटने के कारण यह ऐसा सा लिपट जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, इसके 2 आकृति बनते हैं, एक रेशेदार और एक गोलिकाकार। नोट, सेकेंडरी और टर्सरी संरचनाओं को हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड और क्या है, भांडरवाल तथा स्थिर वैद्युत आकर्षण बल क्या करता है, अस्थायित्व प्रदान करता है, स्टेबिलिटी प्रदान करता है। अब हम लोग बात करें प्रोटीन की चतुष्क संरचना, तो हम लोग 3 संरचना देखे, इसमें सेकेंडरी ज्यादा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। चतुष्क संरचना देखिए, कुछ प्रोटीन 2 या अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से बने होते हैं जिन्हें उप इकाई कहते हैं। इन उप इकाई को परस्पर द्विक स्थान अवस्था को चतुष्क संरचना कहते हैं। प्रोटीन का विकृतीकरण, विकृतीकरण मतलब रंग रूप में परिवर्तन हो जाता है, डिस्टोरेशन हो जाता है, यही विकृतीकरण कहलाता है। कहता है जैविक सक्रियता वाले प्रोटीन प्राकृतिक प्रोटीन कहलाता है। जब इसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड अस्त व्यस्त हो जाता है, जिसके कारण जो है गोलिका का क्या कहता है, खुल जाता है तथा हेलिक्स अकुंडलित हो जाती है। प्रोटीन अपनी जैविक सक्रियता को खो देता है, इसे प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। विकृतीकरण के दौरान सेकेंडरी तथा टर्सरी संरचना नष्ट हो जाती है, परंतु प्राइमरी संरचना अप्रभावित होती है। जैसे उबालने पर अंडे की सफेदी का विकृतीकरण, मतलब उजला उजला जो होता है वो हार्ड हो जाता है, सफेदी का स्कंदन हो जाता है। दही जो जम जाता है न, पूरा लैक्टोबैसिलस एंजाइम के कारण। अब समझिए इसका संरचना, विकृतीकरण क्या हो गया सर, ऐसा 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 ऐसा, मतलब विकृत कर जाएगा, ऐसा 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 कुछ हो एकदम
जैसे तैसे वाला संरचना बन जाता। ये आपका प्रोटीन समाप्त हो गया। अब हम लोग देखें एंजाइम। एंजाइम में क्या होता है सर, देखिए कहता है कि जीव उत्प्रेरक जो सजीव में होने वाले अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं एंजाइम कहलाते हैं। पहले एंजाइम के बारे में सीधा समझ लीजिए। एंजाइम होता क्या है सर? एंजाइम एक कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक होता है जो नाइट्रोजीनस कंपाउंड है। ठीक है, एंजाइम एक नाइट्रोजीनस कंपाउंड होता है जिसकी अल्प मात्रा ही किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रेरित करने के लिए क्या होता है, पर्याप्त होती है। इसकी थोड़ी सी अगर मात्रा डाल दे तो आप समझ सकते हैं कि यह बहुत ज़्यादा उत्प्रेरित कर देता है। जैसे हम लोग यहाँ देखें इसके बारे में कि बिना किसी अपवाद के सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। एक पदार्थ जो निश्चित एंजाइम की क्रियाविधि के लिए आवश्यक होते हैं सह एंजाइम कहलाते हैं। अब अलग अलग एंजाइम का नाम है सर, और यहाँ ध्यान से देखिए यह एंजाइम कौन कौन सा है। तो ये एंजाइम है आपका यूरेज एंजाइम है, इन्वर्टेज एंजाइम है, माल्टेज एंजाइम है, लैक्टेज एंजाइम है, एमाइले कार्बोनिल एनहाइड्रेट पेप्सिन ट्रिप्सिन। ठीक है, न्यूक्लियोएजेज। ठीक है, इसका उपयोग सर यहाँ देखिए शर्करा के औद्योगिक निर्माण में, माल्टोबा स्वस्थ पेय निर्माण में, कॉर्न शर्करा में, मीठा सिरप बनाने में, चमड़ा को मुलायम करने में, ये सब इसका उपयोग होता है। अब एंजाइम का क्या गुण है सर, ये गुण हम लोग देखें। एंजाइम के क्या गुण हैं देखिए, कहता है पहला रासायनिक प्रकृति। एंजाइम प्रायः उच्च अनुभार वाले प्रोटीन होते हैं। विशिष्टता, प्रत्येक एंजाइम केवल एक रासायनिक अभिक्रिया को प्रेरित करता है। अभी तक लगभग 3000 एंजाइम जो होते हैं हमारे शरीर में जो हैं ये प्रमाणित हो चुके हैं। और कहता है ताप तथा पीएच, कहता है ताप तथा पीएच, अनुकूल ताप पर एंजाइम अच्छा करे। सर ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं सरफेस केमिस्ट्री में। ठीक है, एंजाइम के बारे में, पूरा उत्प्रेरक के बारे में पढ़े हैं, वही बात को हम यहाँ दोहरा रहे हैं, आपको ध्यान देना है। बस एक बार, कुछ है ही नहीं, सब चीज़ पढ़ा हुआ है, हम रिवीजन मार रहे हैं। ये समझिए कि सीधा समझिए कि किसी खास भी तरह के चीज़ों को सक्रियता करने के लिए किसी खास तरह का एंजाइम होता है। एंजाइम एज ए प्रोटीन के रूप में रहता है। ठीक है, और हम लोग क्या बताए थे, एंजाइम की थोड़ी सी मात्रा किसी भी अभिक्रिया को प्रेरित कर सकता है। देखिए यहाँ अनुकूल ताप चाहिए, अनुकूल ताप से ज़्यादा भी रहेगा तो सक्रियता नष्ट हो जाएगी, कम भी रहेगा तो नष्ट हो जाएगी। दक्षता, एंजाइम की दक्षता अत्यधिक होती है। ये जैविक अभिक्रियाओं की गति की दर को लगभग 10 पर पावर 20 गुना क्या करता है, बढ़ा देता है। जैसे कार्बोनिक एनहाइड्राइड एंजाइम के एक अणु कार्बोनिक एसिड के 36 करोड़ अणु को प्रति मिनट H2O तथा CO2 में क्या करता है, तोड़ता है। समझिए सर कितना एंजाइम 36 करोड़ अणु को प्रति मिनट H2O और किसमें, CO2 में क्या करता है, तोड़ता है। अब आइए न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के बारे में ऊपर में थोड़ा बहुत देखे थे, अब यहाँ और थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में देखें। इससे डीएनए और आरएनए, क्वेश्चन पूछता है कि डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है, ये आपका यहीं से आएगा। ध्यान दीजिएगा कि न्यूक्लिक अम्ल जीवीय बहुलक है जो सभी जीवीय कोशिकाओं में उपस्थित होता है, और प्रत्येक जीवित कोशिका में न्यूक्लियो प्रोटीन उपस्थित होते हैं जो प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल के संयोग से बनते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। पहला डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसको डीएनए कहते हैं, और एक होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसको आरएनए कहते हैं। डीएनए नाभिक के क्रोमोजोम, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित होते हैं। यह आनुवांशिक सूचना का भंडार होते हैं। नहीं कहता कि जैसे आप कांग्रेस का एगो नेता था, मर गया, ठीक है, एनडी तिवारी, ठीक है, उसका एक नाजायज औलाद था, ठीक है, तो वह केस कर दिया कोर्ट में कि यही एनडी तिवारी मेरा बाप है, ठीक है,
उसके लिए केस वूस लड़ा और अंत में उसका क्या किया, डीएनए मैच कराया गया और वाकई एनडी तिवारी उसका क्या हो गया, सही में बाप निकल गया, ठीक है, और उसको अंत में गोद लेना पड़ा। तो यह क्या होता है, डीएनए के जो है माता पिता का गुण बच्चों तक ट्रांसमिट हो जाता है, यह डीएनए के माध्यम से होता है। और बायोलॉजी वाला तो गर्दा तरीके से आपको डीएनए समझाएगा। अब कहता है आरएनए नाभिक तथा राइबोप्लाज्म में उपस्थित होता है, यह पादप विषाणु के लिए आवश्यक अनुवांशिक पदार्थ होता है। अब आइए न्यूक्लिक एसिड के बारे में जाने। समझिए डीएनए या आरएनए जो है, डीएनए या आरएनए पूर्ण जल अपघटन से एक पेंटो शर्करा आरएनए में राइबोज तथा डीएनए में डीऑक्सीराइबोज, दो प्रकार के विषम चक्रीय नाइट्रोजन युक्त क्षारण, एक प्यूरिन और दूसरा पिरिमिडीन तथा फॉस्फोरिक अम्ल प्राप्त होता है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज और थायमिन होता है, जबकि आरएनए में राइबोज और यूरासिल होता है। ये देखिए, यह बीटा डी राइबोज इन आरएनए में है, बीटा डी डीऑक्सीराइबोज यह किस में है, इन आरएनए में है, ठीक है। अब यहाँ आइए, डीएनए जो है ये देखिए सर, ये इसी डायग्राम इसी डायग्राम का ये दोनों डायग्राम है, इससे एक ये बना हुआ है और दूसरा इससे जो है हमारा ये बना हुआ है, ठीक है। ये कौन, ये बना हुआ है, ठीक है। तो यह दो तरह का इसी से बना हुआ है, एक क्या, बीटा डी राइबोज इन आरएनए, बीटा डीऑक्सीराइबोज इन आरएनए, ठीक है। अब हम लोग जो ये देखें, यह डीएनए ऊपर वाला हम लोग देखे थे आरएनए की संरचना, और ये हम देख रहे हैं किसकी संरचना, डीएनए की संरचना। समझिए सर, यहाँ क्या है, यह यूरासिल है या यूरेसिल भी बोलते हैं, यह क्या है आपका, थायमीन है, टी, ये पूरा में होगा सर। यह है साइटोसिन सी, ये इससे पिरिमिडीन से तीन संरचना बना, यूरासिल, थायमीन और यहाँ एक बना क्या, साइटोसिन, ये तीन संरचना बना। कहता डीएनए में प्यूरिन क्षारक एडेनिन, गुआनिन और पिरिमिडीय क्षारक थायमीन तथा साइटोसिन है, जबकि आरएनए में थायमीन के स्थान पर क्या होता है, यूरासिल होता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट वीडियो में, फोटो में देखिए यहाँ, ठीक है। यहाँ देखिए कि यह प्यूरिन है और यह एडेनिन है और यह क्या है, गुआनिन है। यह इसी से दो संरचना बना हुआ है, जो अभी हम लोग ऊपर में देखें। अब इसके बाद आता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या है सर, न्यूक्लियोसाइड कहता है प्यूरिन अथवा पिरिमिडिन क्षारकों के पेंटो शर्करा के साथ एन ग्लाइकोसाइड न्यूक्लियोसाइड कहलाते हैं। बेस प्लस शुगर यह न्यूक्लियोसाइड का निर्माण किया, एन ग्लाइकोसाइड लिंकेज इससे जुड़ा हुआ है। न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड जो है न्यूक्लियोसाइड तथा फॉस्फेट एस्टर है। देखिए यहाँ बेस, शुगर और फॉस्फेट मिलके न्यूक्लियोटाइड्स बनाता है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर, यहाँ देखिएगा सर, यहाँ बेस है, ये इसमें डायग्राम में क्या है, बेस है। हम एक बार बना देते हैं इस डायग्राम को, ध्यान से देखिएगा। ये जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके ऐसा है, यहाँ एन है, ठीक है, और इसके बीच में लिखा हुआ है बेस।
बेस का मतलब होता है क्षार। ठीक है, सेम हूबहू स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ इसका ये बनाए हैं। देखिए यहाँ बेस आपको मिल जाएगा। ये फॉस्फेट है, ये शुगर है, यही यहाँ क्या है, बेस है। तो बेस, शुगर और फॉस्फेट मिलके क्या बनाया, न्यूक्लियो टाइड का निर्माण किया। अब हम लोग देखते हैं यह संरचना, इसको ध्यान से देखिए, और यह भी इंपॉर्टेंट है। डीएनए का फिंगरप्रिंट या उंगली छाप। डीएनए का उंगली छाप क्या है, कहता है प्रत्येक जीव का उंगली छाप अद्वितीय होता है, मतलब अंगूठा का निशान आपका किसी दुनिया के किसी मनुष्य के साथ मैच नहीं खा सकता। हर आदमी का अपना क्या होता है, एक मैचिंग होता है। तो कहता है अद्वितीय होता है, जिससे व्यक्ति की पहचान होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का क्षारीय क्रम अद्वितीय होता है। इस क्रम को ज्ञात करना ही डीएनए टेस्ट कहलाता है। ठीक है, यह जीवों में प्रत्येक कोशिका में समान होता है और किसी भी शल्य चिकित्सा के द्वारा इसको ज्ञात नहीं किया सकता। सीधा सा बात है कि हर आदमी का अपना डीएनए है और एक आदमी का डीएनए कभी किसी दूसरे से कभी भी किसी भी शर्त पर मैच नहीं कर सकता। तो इसका उपयोग कहाँ होगा सर, यहाँ थोड़ा समझ लीजिए। ये एडिनिन है, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन। ठीक है, साइटोसिन, गुआनिन, थायमिन, एडिनिन, यही क्रम है सर इसका। यह डीएनए है, यह आरएनए है, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, गुआनिन। ठीक है, उसी तरह यहाँ है गुआनिन, एडिनिन, अभी ए। ठीक है, एडिनिन। अब उंगली छाप का उपयोग कहाँ होता है सर, अपराधियों, मृतक व्यक्ति के पैतृक पहचान में। कभी कभी क्या होता है, लावारिस लाश हो जाए तो कैसे पता चलेगा, तो डीएनए टेस्ट से पता चलता है। या लाश सड़गल गया तो उसका डीएनए टेस्ट करके रखता है। और कभी जब किसी कारण से पता चलना हो तो वह रिपोर्ट से पता कर लेता है कि हाँ यही उसी का परिजन है। तो ये मुख्य रूप से इसी में होता है, अपराधी की पहचान में, मृतक की पहचान में, व्यक्ति की कि उसी का बेटा था, इसकी पहचान में होता है। जैव विकासवाद के पुनः लेखन में, ठीक है, ये कितना दिन पुराना है, कैसे क्या हुआ होगा, कैसे मैच किया, इसमें होता है। न्यूक्लिक अम्ल के जैविक कार्य, डीएनए आनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है। डीएनए का मुख्य कार्य आरएनए बनाना और आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य योगदान देता है। प्रोटीन संश्लेषण 3 तरीके से होता है। यह डीएनए है, स्वप्रतिकर्षण, अपने समान डीएनए अणु संश्लेषित कर सकते हैं, तो डीएनए हो गया। फिर यह डीएनए का अनुलेखन होता है, डीएनए के एक लड़ी टेम्पलेट से आरएनए का निष्कर्षण होता है। और आरएनए से क्या होता है, अनुमापन या अनुवादन द्वारा आरएनए द्वारा प्रत्येक जीव के लिए विशिष्ट प्रोटीन का संश्लेषण होता है। और लास्ट में यह क्या है, प्रोटीन होता है। अब जो क्वेश्चन सर सबसे ज्यादा वीवीआई है उसका नाम है डीएनए और आरएनए में अंतर। ध्यान दीजिएगा सर, डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। कहता आरएनए में पेंटोज शर्करा डी राइबोज आरएनए में उपस्थित होता है और यहाँ D2 डीऑक्सी राइबोज जो है डीएनए में उपस्थित होता है। या सी तथा यू जैसे पिरिडीन बेस तथा ग्वानिन एडिनिन जैसे प्यूरिन बेस रखता है। यह साइटोसिन थायमिन जैसे पिरिमिडिन बेस और ग्वानिन और एडिसिन जैसे प्यूरिन बेस को रखता है। यह पॉलीन्यूक्लियोसाइड की एकल श्रृंखला है या पॉलीन्यूक्लियोसाइड की दोहरी श्रृंखला है। यह डीएनए द्वारा बनता है और स्वयं दुगुणन नहीं कर सकता, लेकिन यह जो स्वयं दुगुणन करता है।
फिर कहता है इसका अनुभार कम होता है, इसका अनुभार अधिक होता है। फिर है यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है, यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित नहीं करता। यह संरचना, उपापचय, विभेदीकरण गुणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में भेजने में स्थानांतरण को नियंत्रित करता है। यह पादप विषाणु के लिए आवश्यक आनुवंशिक पदार्थ होता है और यह यूकेरियोटिक कोशिका के लिए आवश्यक आनुवंशिक होता है। तो ये अंतर है सर, ये अंतर पूछता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से बता दिए पहले ही, दो ही बात इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट, एक न्यूक्लिक एसिड और दूसरा डीएनए और आरएनए में अंतर। अब आइए सर थोड़ा सा विटामिन के बारे में पढ़ लें। ये एक्चुअल में विटामिन आप लोग बहुत सारा पढ़े होंगे, विटामिन का नाम है। विटामिन शरीर में संश्लेषित नहीं होता है सर, विटामिन को बाहर से लिया जाता है। यह विटामिन हमारे शरीर में नहीं बनता है, इसको भोजन के रूप में हम लोग बाहर से क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। अलग अलग प्रकार के विटामिन होते हैं, इसके अलग अलग क्या होते हैं, कार्य होते हैं, हम लोग इसको देखें। कहता है विटामिन भोजन का अनिवार्य संगठन है जिसकी आवश्यकता जीवों को कम मात्रा में होती है तथा जिसकी अनुपस्थिति में शरीर के विभिन्न विशिष्ट रोग हो जाते हैं। विटामिन हमारे शरीर में विशिष्ट जैविक क्रिया करते हैं जिससे हमारे शरीर की स्तंभ वृद्धि और रखरखाव होती है। विटामिन को दो भाग में बांटा गया, एक जल में विलय विटामिन जैसे विटामिन बी और सी, और दूसरा वसा में विलय विटामिन ए, बी, ई, के इत्यादि। विटामिन एच का नाम बायोटीन है, यह वसा एवं जल दोनों में अविलय होता है। नोट, विटामिन की अधिकता भी शरीर के लिए हानिकारक होती है, अतः बिना किसी चिकित्सीय सलाह से विटामिन नहीं, अपना मन से नहीं विटामिन लेते चले जाए, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अब थोड़ा सा नाम देख लीजिए। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं या जेरोथॉल कहते हैं। यह तेल में, वसा में विलय होता है, उष्मा में अस्थायी होता है। दूध, मक्खन, अंडा, मछली, हरा साग सब्जी। कार्य क्या है, आंख और त्वचा को स्वस्थ रखने में आवश्यक होता है, इससे रतौंधी हो जाएगा, त्वचा शुष्क हो जाएगा। फिर दूसरा है सर विटामिन बी, यह जल में विलय होता है, ठीक है, इसकी जल में विलय होता है। यह पाया जाता है अखरोट, दाल, सभी अनाज, अंडा में। तंत्रिका तंत्र का संचालन करता है। बेरी रोग, पैरों में लकवा, भूख कम लगना, सामान्य कमजोरी इसके भी कारण होता है। विटामिन B1 या इसी का नाम थायमिन है, ताप पर नष्ट हो जाता है। क्या होता है कि अगर ताप इसमें डाला जाए तो नष्ट हो जाएगा। जर्दी, ईस्ट, अंडा का जर्दी जो होता है, ईस्ट, दूध, हरे साग सब्जी और फल में। ये तंत्रिका संचारण में, पेशियों को कमजोर होने में, ठीक है। तो ये सब जो है इसका क्या है, उपयोग है। इसके अलावे भी बहुत सारे विटामिन होते हैं सर, ठीक है, और इस विटामिन का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। आपके एनसीईआरटी बुक में जो है और भी बहुत सारे कुछ विटामिन दिए गए होंगे, आप देख सकते हैं। तो वो विटामिन है, बस इतना सा आपको पढ़ लेना है। इस चैप्टर में आपको कहीं कोई डाउट होने नहीं जा रहा है। चलिए, थैंक यू।